वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगला देखो प्रोस्पेक्टस से। प्रोस्पेक्टस बेसिकली ये है कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो हमें पब्लिक को देनी जरूरी है। एमओए और एओए में क्या है, वो एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, वो तो करना ही करना है। प्रोस्पेक्टस एक ऐसी एडिशनल रिक्वायरमेंट है अगर आप कोई एडिशनल काम कर रहे हैं। जैसे क्या एडिशनल काम, आप पब्लिक से पैसा उठाने जा रहे हैं तो आपको कंपनी के बिजनेस काइंड या बिजनेस की स्ट्रेटजी या फ्यूचर प्लान के बारे में बताना होगा। तो प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि एमओए और एओए से इन एडिशन है। ठीक है, तो इसमें देखो और कितने तरह के प्रोस्पेक्टस बताए गए हैं। इसमें दो तरह के बता रहा है। कैसे बता रहा है, एक तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बता रहा है और दूसरा कौन सा बता रहा है, सेल्फ। और तीसरा कौन सा बता रहा है, और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट। पहले पैराग्राफ में देखो, यानी ऐसा कोई भी सूचना जो आप पब्लिक को देते हैं फॉर किसके पर्पज के लिए दे रहे हैं, रेजिंग द फंड्स। पब्लिक से अगर आप पैसा लेंगे तो आपको ये प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बनानी पड़ेगी अलग से एमओए और एओए से। ठीक है, अच्छा अब बोलता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में ये क्वेश्चन कई बार आता है, आपके क्वेश्चन में भी है लिखा हुआ, डज नॉट इंक्लूड, अंडरलाइन कर लीजिए, डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ क्वांटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयर। तो एक तो क्या है अमाउंट और दूसरा बोलता और या नंबर ऑफ शेयर्स। इन दोनों में से एक चीज क्या रहेगी, गायब रहेगी। किसमें, अगर प्रोस्पेक्टस में इन दोनों में से एक चीज गायब रहती है तो उसका नाम हो गया रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स। इन दोनों में से जो लिखा हुआ है और लिखा हुआ ना, एक तो है क्वांटम और एक है नंबर ऑफ शेयर्स, वो प्राइस। एक तो क्या होता है सर, ओवरऑल मतलब उसकी वो बल्क 500 करोड़ का है मान लिया, उसने नहीं बताया हमें, वो सिर्फ बोल रहा है पैसा चाहिए भैया हमको। ठीक है, और प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, और दूसरा बोल रहा है प्राइस। ठीक है, कितने का, मतलब क्वांटिटी और अमाउंट। अमाउंट। ठीक है, अगला देखो सेल्फ में अंडरलाइन कर लेना, वो बोलता है कि इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इश्यूज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विदाउट, क्या बोलता है, द इश्यू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब है जो एक हमने दे दिया अब वही आगे वालों के लिए भी काम करेगा, आगे दोबारा इश्यू नहीं करेगा उसको, कि वो जो प्रोस्पेक्टस था वही आगे चलेगा। ठीक है, तीसरी बात क्या बोलता है, सबसे नीचे आ जाएगी कि कब कब जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कब कब प्रोस्पेक्टस इश्यू करना जरूरी नहीं है। पहला पॉइंट होता है ए वाला, जब पर्सन जो है इनवाइटिंग के तरीके से इन्वॉल्व किया जा रहा है। जैसे मैं बताता हूं आपको कि कंपनी क्या कर रही है, व्हेन ए पर्सन इज इनवाइटेड टू एंटर इनटू द अंडरराइटिंग अग्रीमेंट। पहली बात तो बताओ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट क्या होता है। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट वो होते हैं जिसमें अंडरराइटर कंपनी के पूरे शेयर ले लेती है और कहती मैं बेचूंगी। जब बिक नहीं होते हैं अंडरराइटर, तो जितने नहीं बिकते वो उसी को लेने पड़ते हैं, तो ए काइंड ऑफ टेकिंग रिस्क। दूसरा बोलता है ऑब्लिक करके, क्या बोलता है अंडरराइटर के बाद, अरेंजमेंट टू परचेज सब्सक्राइब द शेयर, यानी कोई भी ऐसा तरीका जब कोई आदमी खुद ही जाके कह रहा दे दो मुझको, तो उसे जो है प्रोस्पेक्टस की शो करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या बोलता है, जब बोलता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर को बता रहे हैं, भाई उसे तो पता है ना कंपनी क्या है, तो उसको देने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात क्या बोलता है, जब कोई कंपनी क्या बोलता है, पहले से उसने बोला सेम तरह का कोई उसने यूनिफॉर्म विद शेयर्स एंड डिबेंचर प्रीवियसली इशूड एंड लिस्टेड इन द रिकॉर्ड। कोई कंपनी पहले से कहाँ लिस्टेड हो, किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो और यूनिफॉर्म काइंड की क्या है, दूसरी उसी तरह का दूसरा कोई शेयर आईपीओ ला रही हो, तो उसके लिए फिर प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। तीन चीजें हो गई। अच्छा, अगला है कंप्लायंस विद द रेस्पेक्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के लिए क्या क्या बातें हैं, इंपॉर्टेंट बात। पहली बात क्या है, देखो टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस।
A prospectus can be issued only after the incorporation of the company. तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तक कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा तब तक आप प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते। दूसरा बोलता है कंटेंट्स ऑफ द प्रॉस्पेक्टस, उसमें क्या क्या चीजें हैं बोलिए। उसने बोला है कि सेक्शन 26 में जो भी कहा गया है वो सब बातें उसमें प्रॉस्पेक्टस में होनी चाहिए। डेट ऑफ पब्लिकेशन कब होना चाहिए, उसने बोला मस्ट बी डेटेड एंड डेट दिस इंश्योर ए प्राइमा फेसिया एविडेंस ऑफ द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या मानी जाएगी प्रॉस्पेक्टस की, जो कि उसके प्रिंटिंग में लिखी होगी, ठीक है। अगला बोलता है सिग्नेचर ऑफ वेरी डायरेक्टर ऑन द prospectus must be signed every person mentioned therein as a director or proposed to be, और propose अंडरलाइन कर लेना, कोई डायरेक्टर है या किसी को आप प्रपोज कर रहे हो उस सबके साइन इसमें होने चाहिए। जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें जी पॉइंट है, कितने पॉइंट है जी, इनमें से एक यही जी पॉइंट लिख के पूछ देगा, एक को नॉट या कुछ बना देगा। जैसे यही वाला था कि देयर मस्ट बी साइन ऑफ द एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, देयर मस्ट बी साइन ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर, नन ऑफ दीज ऑल ऑफ द अबव, बोथ आर करेक्ट इनकरेक्ट बोथ आर करेक्ट, ऐसे कुछ बोला। तो उसने क्या बोला, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर दोनों के लिए करेगा। फिर बोलता है एप्लीकेशन फॉर्म विद ए प्रॉस्पेक्टस, every application form for sales must be accompanied by the copy of the prospectus accepted for the application form issued to underwriters and existing shareholder। ठीक हो गया। शेयर के जब भी इश्यू होगा तो उसके साथ क्या होना चाहिए, प्रॉस्पेक्टस लगा होना चाहिए। स्टेटमेंट बाय एक्सपर्ट इन प्रॉस्पेक्टस, अब बोल रहा है प्रॉस्पेक्टस में कोई क्या होना चाहिए, a prospectus including a statement purporting to be made by an expert। मतलब प्रॉस्पेक्टस हमें अगर कंपनी चलानी है तो हम नहीं बनाएंगे, हमें किसी की सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, वो बिल्कुल उसी तरीके से बनाएगा क्योंकि उसे पता होगा इस प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सेबी में सबमिट होता है ना प्रॉस्पेक्टस, काहे के लिए सबमिट होता है, सेबी में प्रॉस्पेक्टस क्यों सबमिट होता है, अगर आप शेयर लाना चाहते हैं तो सेबी को देना पड़ता है, 21 दिन तक सेबी अपने पास रखता है, तभी वो आप शेयर ला सकते हैं। अगर वो कोई ऑब्जेक्शन लगा देगा तो नहीं ला सकते, ठीक है। कैन नॉट बी इश्यूड अनलेस ही हैज गिवन हिज रिटन कंसेंट टू द इश्यू ऑफ देयर ऑफ एंड ही हैज नॉट विथड्रॉन सच कंसेंट बिफोर द डिलीवरी ऑफ द कॉपी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस। तो सिंपल इसमें बात यह कि किसी एक्सपर्ट की वो होनी चाहिए इसमें। अगला रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉस्पेक्टस, तो प्रॉस्पेक्टस कहाँ रजिस्टर्ड होगा उसके बारे में बता रहा है। इश्यू ऑफ द प्रॉस्पेक्टस द सेम मस्ट बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कहाँ होगा, आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन विद द डॉक्यूमेंट्स विच आर स्टिपुलेटेड इन द कंपनी एक्ट, द कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ द। कहने का मतलब होगा जब भी आप प्रॉस्पेक्टस आरओसी को देंगे इसमें दो चीजें, एक तो ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट चाहिए और दूसरा जितने भी डायरेक्टर और मेंबर हैं उनका भी जो है डिटेल उसमें जाएगा, उनकी कंसेंट चाहिए, ठीक है। अब आगे आता है मिस स्टेटमेंट इन ए प्रॉस्पेक्टस एंड रेमेडीज, यानी प्रॉस्पेक्टस में कोई ऐसा गलत बात लिख दी तो उसका सुधार कैसे होगा। तो क्या बोलता है, पहली बात बोलता है पर्सन हु हैज बीन इंक्लूडेड टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स और डिवेंचर ऑन द फेथ of a statement in a prospectus which is untrue, कोई ऐसी चीज फेट कर ली उसने जो कि क्या है, गलत है, जो कि क्या है, गलत है। तो उसमें बोलता है उसकी रेमेडी क्या है, क्या बोलता है टू फोल्ड रेमेडी। तो ये क्वेश्चन आता है, क्या बोल रहा है, कैसे है क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन आएगा कि प्रॉस्पेक्टस को रेमेडी करने की कितने फोल्ड होती है, लिख देगा 1 2 3 4, तो क्या होगा मतलब सर टू फोल्ड है, क्या है इसकी टू फोल्ड है। टू फोल्ड का मतलब दो तरीके से, टू फोल्ड का मतलब सिंपल क्या है, दो तरीके से। क्या बोलता है, रेमेडी अगेंस्ट द कंपनी, और दूसरा बोलता है क्या, रेमेडी अगेंस्ट द प्रोमोटर्स एंड एक्सपर्ट हु वर रिस्पॉन्सिबल। तो अब देखो एक बात आ गई, देखो ये विजय माल्या वाली बात करते हैं, कंपनी अलग हो गई, प्रमोटर्स अलग हो गए। तो पहले वाले में तो बोलता है कंपनी के लिए और दूसरे वाले में होता है प्रमोटर और एक वर्ड और लिखा हुआ एक्सपर्ट, वो रिस्पांसिबल, अरे और क्या, जिसने बनाया है वो तो प्रोफेशनल है, ठीक है, वो प्रोफेशनल है ना। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इश्यू ऑफ द प्रॉस्पेक्टस, द लायबिलिटी कैन बी सिविल और क्रिमिनल।
ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ बना देगा कि प्रोस्पेक्टस रेमेडी क्या क्या होती है, किन किन को शामिल, तो इन्हीं 4 बातों की 4 क्वेश्चन बना देगा। आगे सिविल लाइबिलिटी में क्या होता है इसका, देखो सिविल लाइबिलिटी में इसने बोलता है अगर कोई ऐसी बात मिलती है छुपाई है, इसने बोला अनट्रू, मिस स्टेटमेंट और ओमिशन, ठीक है, अगर ऐसी बात पाई जाती है तो द पर्सन हैज टू फोल्ड रेमेडीज। क्या है, एक तो है रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, उसने जो भी पहले बात करी थी उसको वापस कर देगा। दूसरा बोलता है क्लेम रेमेडी, ये किसके लिए बोल रहा है, बंदे के लिए, जिन लोगों ने पैसा लगा दिया, और पैसा कोई भी कंपनियों में कब लगाता है, जब वो प्रोस्पेक्टस को रेफर करता है, वो जाके प्लांट नहीं देखता किसी का, प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग अगर पैसा लगा दिया, उसमें कोई बात गलत पाई गई तो वो क्या कर सकता है, एक बात तो बोला उसने, क्या कर सकता है, भैया मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ खत्म, एक बात। दूसरी बात बोलता है कि मेरे को जो जो कंपनी में हुए उन सब चीज़ों को जो है आप क्या करोगे वापस, मतलब मेरा डैमेज दो मेरे को, ठीक है। कौन, ये इंडिविजुअल पैसा लगा रहा है, हाँ। इंडिविजुअल मांग रहा है, कोई भी जब उसे जिससे कहीं से पैसा पता चलेगा कि कंपनी का ये प्रोस्पेक्टस, उसे तो पता गलत है, चलेगा हाँ। नहीं, कहीं से पता चलेगा यार ये तो गड़बड़ है, हाँ। अब कोई भी 10-5 आदमी जाके मांग सकते हैं। जो भी है, चाहे इंडिविजुअल शेयर होल्डर हो, अगर उसे पता है, ठीक है। अच्छा, क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या बोलता है, क्रिमिनल लायबिलिटी इट इज रिक्वायर्ड दैट सर्टेन मैटर्स एंड रिपोर्ट्स मस्ट बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, फेलियर टू डू सो विल रेंडर द डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन विल बी पनिश्ड विद फाइन। टाइम नहीं दे रखा सर इसमें, बिल अभी देखो होगा, एवरी पर्सन हैज रिस्पांसिबल फॉर द पनिशेबल विद फाइन और इम्प्रिजन, देखो लिखा हुआ, देखो ये मैं जो कल बता रहा था ना एक बात लिखा हुआ, शैल बी पनिशेबल विद फाइन और इम्प्रिजमेंट और बोथ, मैं कल बोलता ना ये लॉ में एक बात आती है, वो डिसाइड करेगा कितने क्या, सही है। ठीक है। तो ये हमारी बात हुई प्रोस्पेक्टस से, और निश्चित रूप से इसमें ऐसे टेक्निकल पॉइंट थे, इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल पक्का होगा।